हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बात करी थी लुईस ऑक्टेट रूल के बारे में। लुईस ऑक्टेट रूल जो कुछ एक्सेप्शन भी है और कंप्लीटली ट्रू नहीं है वो, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हम लोगों ने देखे थे जिसके ऑक्टेट रूल को वो ऑबे नहीं कर रहे या फॉलो नहीं कर रहे, फिर भी वो स्टेबल है। हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रल एटम लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन वाला है, फिर भी स्टेबल है। लेस देन 8 वाला तो स्टेबल था, फिर मोर देन 8 वाला भी स्टेबल था, आपको पता था। फिर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी स्टेबल मिली थी, और हम लोगों को सूडो इनर्ट गैसेस के कंपाउंड भी कुछ इनर्ट स्टेबल मिले थे, राइट। जिंक 2+ हमने एग्जांपल के तौर पे लिया था। आज हम लोग अगेन एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने जो खत्म किया उसके अंदर हम लोगों ने देखा था लुईस एसिड बेस प्रिंसिपल। हमने 3 प्रिंसिपल देखे थे। इसमें पहला प्रिंसिपल था हमारा आर्हेनियस एसिड बेस प्रिंसिपल, सेकंड था ब्रोंस्टेड-लॉरी एंड थर्ड वन था लुईस एसिड बेस। आज हम लोग अगेन एक बार और लुईस एसिड बेस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होगा और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उस लुईस एसिड बेस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड कुछ सवाल इस चैप्टर के अंदर आते हैं। तो मैं आपको एक बार रिपीट करवा लेता हूं, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अच्छे से और पूरा लिखना है आप लोगों को। उसके साथ साथ लुईस एसिड बेस प्रिंसिपल जैसे ही खत्म होगा हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे आज। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थियरी हम लोगों को देखनी है, दैट इज लुईस एसिड बेस। अब लुईस एसिड एंड लुईस बेस क्या है तो वो तो आपको पता ही है। लुईस बेस किसे बोलते हैं, लुईस एसिड किसे बोलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लुईस एसिड किसे बोलते हैं। आप सबको पता है बेटा, लुईस एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट क्यों करेगा, क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा? रीजन ये होगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। अब दूसरा सवाल, पता कैसे चले कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है? तो अब तो ऑक्टेट रूल पढ़ चुके हो बेटा, उसे ऑबे करिए, उसे फॉलो करिए। यदि किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम के सराउंडिंग 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे, मैं वापस बोल रहा हूं, किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम के सराउंडिंग 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे हैं, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा तो वो बन जाएगा लुईस एसिड। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, लेकिन एक्सेप्ट कौन कर सकता है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं वो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल लिख सकते हो आप लोग, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयंस भी लिख सकते हो। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेंगे। ऐसे कंपाउंड को हमने एक नाम दिया था, याद करो, लास्ट लेक्चर की ही बात है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट कंपाउंड को क्या बोले थे हम लोगों ने? हाइपोवैलेंट कंपाउंड बोले थे। तो ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड या हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकता है। ओके, हाइपोवैलेंट कंपाउंड, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल या हाइपोवैलेंट आयन हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे इसमें बेटा लिखूं तो पहला एग्जांपल क्या बनेगा? BeCl2। अब BeCl2 में बेरिलियम के पास 2 क्लोरीन है। अब आप सबको पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कौन सा है? 4। एटॉमिक नंबर बेटा 4 है, तो ये आउटर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की उसने शेयरिंग कर ली। यहां पर क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आया, तो बेरिलियम की आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 4। अब जब आउटर शेल में ही 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी और 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है।
तो ये बेरिलियम के आउटर शेल में जब 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, या बोल सकते हैं कि सराउंडिंग बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन है, तो और 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है स्टेबिलिटी के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और इसीलिए ये क्या बन सकता है बेटा, ये बन सकता है लुईस एसिड। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग BF3। BF3 में बोरॉन 3 फ्लोरीन से ज्वाइंट है। अब बोरॉन की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 5 है, बट आउटर शेल में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन में एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। अब देखो बोरॉन की तो सराउंडिंग एरिया में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माना जाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आर नॉट सफिशिएंट टू गिव स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए अभी 2 और इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसलिए ये भी लुईस एसिड है। तीसरा है AlCl3। ये सारे एग्जांपल ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कोई नई बात है ही नहीं इसमें। एल्यूमिनियम के सराउंडिंग 3 क्लोरीन आ गए। अब आप यहां पर देखोगे तो एल्यूमिनियम जो है उसकी आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते, 13 नंबर का एलिमेंट है, 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, सराउंडिंग एरिया में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और याद रखना ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है। क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। जनरली स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक ये करते हैं कि एल्यूमिनियम मेटल है और क्लोराइड आयन है नॉन मेटल का, तो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जनरली जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड आयोनिक होता है, बट ये कोवैलेंट कंपाउंड है, जरा ध्यान रखना। यदि मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक 4th एग्जांपल है AlF3, तो मैंने क्या चेंज किया, क्लोरीन की जगह मैंने फ्लोरीन ले लिया, मींस क्लोराइड आयन की जगह फ्लोराइड आयन हो गया। तो इन दैट केस ये क्या लुईस एसिड है, तो याद रखना इट इज नॉट लुईस एसिड, it is not Lewis acid because it is ionic compound। अब AlCl3 ionic compound नहीं था, कोवैलेंट कंपाउंड था, बट AlF3 ionic compound। अब आप में से कुछ लोगों को लग सकता है सर ionic compound है तो क्या हो गया, AlF3 भी स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होगा। नो बेटा, फर्क क्या है देखो, एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन टोटल तो 13 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, एंड फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p5, 9 नंबर का एलिमेंट, ये 13 नंबर का। अब इसकी आउटर शेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम है क्या, मेटल, लेकिन उसकी साइड में जो नॉन मेटल है फ्लोरीन, वो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी, फ्लोरीन की। तो ये इलेक्ट्रॉन ये जल्दी से अट्रैक्ट करेगा, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। ऐसे कितने फ्लोरीन है मेरे पास, 3, तो यदि मैं 3 फ्लोरीन ले लूं यहां पर, तो ऐसे 3 बार इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहां पर हो क्या गया बेटा, तीनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाइए, ये 3 टाइम्स फ्लोरीन की आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी। तो इसमें एक ऐड होगा तो +1 इसमें होगा, एक +1 इसमें होगा, +1 इसमें होगा। तो यहां पर आप देखो आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो कितने रहे हैं, 8, 5 + 1 6 and 2 8। यहां पर आप देख सकते हो कि 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के अंदर हो रहे हैं, दैट मींस ये स्टेबल हो गया। और यहां पर भी 3 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में थे, वो निकल गए, तो अब इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। समझ में आ रहा है। तो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, तो +3, हर एक फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वो बना -1 एंड वो बन गया फ्लोराइड। तो 3 टाइम्स फ्लोराइड। तो यहां पर ये आयोनिक कंपाउंड है Al3+, F-, F-, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इसमें कोई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं।
तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम लोग इसे आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो AlCl3 is a Lewis acid because it is a covalent compound, but AlF3 it is not a Lewis acid because it is a ionic compound। ये याद रखना बेटा, this is a very very important, ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। ओके चलिए, ये बात हुई लुईस एसिड के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ लुईस बेस। लुईस बोलो लेविस बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना कहानी क्या है। ओके चलिए, लुईस बेस किसे बोलते हैं? तो यदि ये पता है तो लुईस बेस का भी पता है। बहुत सिंपल सी बात, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे। तो लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, तो इट इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है बेटा, तो एक और चीज, क्यों डोनेट करेंगे? जैसे मैंने यहां पर बताया, ये एक्सेप्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हाँ, एक चीज और बता दो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सब कुछ सही। लेकिन एक चीज समझना ध्यान से, आपके सामने बहुत अच्छी होटल के अंदर गए हो और बहुत अच्छा खाना पड़ा है, आपका पसंदीदा खाना है वो, फिर भी आप खाने से इनकार कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही रीजन हो सकता है, आपका पेट जो है वो भरा हुआ है, आपको भूख ही नहीं लगी है। जब तक भूख नहीं लगेगी खाना कैसे खाओगे, भले आपका पसंदीदा खाना हो। एग्जैक्टली लाइक दैट, इसे इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए क्योंकि ये डेफिशिएंट है, इसको पसंद है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये फिर भी नहीं खा सकता यदि इसके आउटर शेल में एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो ध्यान रखना, इट मस्ट हैव, लुईस एसिड की बात कर रहा हूं, इट मस्ट हैव वैकेंट आउटर ऑर्बिटल, आउटर शेल ऑर्बिटल। तो इसके पास आउटर शेल ऑर्बिटल कैसी होनी चाहिए? वैकेंट होनी चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए। जब तक एम्प्टी नहीं होगी, डोनर डोनेट भी करेगा, ये गेन नहीं करेगा, क्योंकि आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अभी, तो आपको पता चलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, डोनर कौन कर सकता है? डोनर कौन हो सकता है? जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो सकती है, मींस इनके पास लोन पेयर हो सकते हैं, और लोन पेयर होंगे जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करें, वो डोनेट को कर सकता है। दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो यहां पर हमने हाइपोवैलेंट बोला था लुईस एसिड को, तो लुईस बेस को क्या बोलोगे आप लोग? हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे बेटा? हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल, हाइपर वैलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हो आप, या आयन भी बोल सकते हो। ओके, हाइपर वैलेंट कंपाउंड या आयन हो सकते हैं। अब कंपाउंड की बात करूं मैं, तो अमोनिया जिसके पास लोन पेयर है, वाटर जिसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो these are the compound which are known as a hypervalent compound and behave as a Lewis base। आयंस की बात करें तो एक चीज दिमाग में रखो, यहां पर जो आयंस होंगे वो कैसे आयन होंगे? पॉजिटिव हो सकते हैं। कैसे आयन होंगे? पॉजिटिव। पॉसिबिलिटी कम है बट पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव आयन होंगे तो इससे होगा ये कि वो आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज है थोड़ी बहुत। जबकि यहां पर जो आयन होंगे वो नेगेटिव आयन ही होंगे। अब नेगेटिव आयन में कौन कौन हो सकता है? Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, H2 माइनस, बहुत सारे हो सकते हैं, O2 माइनस, देयर आर सो मेनी। ओके, कुछ एग्जांपल आप याद रखो। तो ये नेगेटिव आयन एज अ लुईस बेस बिहेव कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखिए कि लुईस एसिड एंड लुईस बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा,
लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो दोनों के बीच में, जैसे लुईस एसिड के तौर पे मैं ले लूं BF3, लुईस बेस के तौर पे ले लूं मैं अमोनिया, तो ये जब डोनेट करेगा तो ये एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो याद रखना बेटा, जब भी लुईस एसिड एंड लुईस बेस रिएक्ट करेंगे तो ऑलवेज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई, इसे हम लोग एडिशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एडिशन प्रोडक्ट, और इसे एडिशन प्रोडक्ट के तौर पे एडक्ट भी बोलते हैं। इसे डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, आपको पता होगा, एडक्ट भी बोलते हैं। ध्यान रखना, नेम अलग अलग है, बात तो एक ही है। एनी डाउट, समझ में आ रहा है? अब एक चीज और बता दूं आपको, फॉर्मेशन ऑफ CO, फॉर्मेशन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन के बारे में बात कर लो। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन किस तरह से हो सकता है? देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन जो है उसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। ऑक्सीजन है दूसरा, ऑक्सीजन की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। अब जब दोनों रिएक्ट करेंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यहां पर ये कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से उसने शेयरिंग कर ली। अब आप देखो तो ऑक्सीजन की तो ऑक्टेट हो गई, दिख रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट कार्बन की ऑक्टेट नहीं हो रही है। कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि बेटा कार्बन तू स्टेबल नहीं दिख रहा, ऑक्सीजन तो स्टेबल दिख रहा है, तो ऑक्सीजन अपनी स्टेबिलिटी को तो कैरी करेगा, बट साथ में वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट भी करेगा। डोनेट करेगा दैट डजंट मीन कि ऑक्सीजन ने 100%, ऑक्सीजन के पास से 100% इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, नो, नॉट लाइक दैट। यहां पर हो रहा है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ये जो बॉन्ड बन रहा है वो दोनों के बीच में है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें ऑक्सीजन का सेंटर या ऑक्सीजन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्शन शो करेगा, कार्बन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्शन शो करेगा। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यहां पर 2। देखो, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर लुईस एसिड लुईस बेस है क्या? बिल्कुल है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन एज अ लुईस एसिड वर्क कर रहा है क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्टर है, एंड ऑक्सीजन एज अ लुईस बेस बिहेव कर रहा है बिकॉज ये लोन पेयर डोनर है। ओके, तो एक ही कंपाउंड के अंदर 2 एटम के बीच में एसिड बेस काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लुईस एसिड बेस कार्बन मोनोऑक्साइड में ध्यान रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड कितने? 3 बॉन्ड में 2 बॉन्ड कैसे? कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट। ध्यान रखना, दिस इज अ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। 5 स्टार लिख रहा, इट इज अ वेरी यूजफुल। ओके, नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं। पहले आप इसे नोट करिए। चलिए बेटा, बात करते हैं कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। लुईस जो साइंटिस्ट है उसने डॉट स्ट्रक्चर बताए थे। हम लोगों को पता है कि किसी भी एटम के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहां पर सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाऊंगा। स्ट्रक्चर हो गए, फिर हर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। आपको यह भी पता है कि यदि कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के पास जाते हैं। देखते हैं, मैं यहां पर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाऊंगा, डॉट आप खुद कर लेना। ओके, C2H6, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, एंड कार्बन 3 हाइड्रोजन से ज्वाइंट होगा, दूसरा कार्बन भी 3 हाइड्रोजन से ज्वाइंट होगा। तो C2H6 का स्ट्रक्चर है। अब इसको जरा गौर से आप देखोगे तो कार्बन के पास यहां पर 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास यहां पर 3 हाइड्रोजन है। एक पॉइंट आपको यह भी ध्यान रखना है कि कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से यहां पर 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2
3 4। हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, सभी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसकी डबलेट कंप्लीट हो गई। यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, हर एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। अब जरा कार्बन को देखो तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, दूसरे कार्बन की भी ऑक्टेट देखो कंप्लीट हो रही है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं। मैं आपको बॉन्ड ड्रॉ करके बता दूंगा, बाकी इलेक्ट्रॉन आपको खुद को रखने हैं, ध्यान रखना। चलिए C2H4, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, इक्वली 2 हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों कार्बन के पास और फिर कार्बन के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। क्या आएगा बेटा? डबल बॉन्ड। तो कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई हो जाएगी। यहां पर 2 हाइड्रोजन तो 2 बॉन्ड, यहां पर 2 बॉन्ड, यहां पर 2 बॉन्ड, यहां पर 2 बॉन्ड। F2O, F2O में एक ऑक्सीजन है एंड 2 फ्लोरीन है। नंबर ऑफ एटम जिसके कम होते हैं वो सेंट्रल एटम हम मान लेते हैं। तो यहां पर सेंट्रल एटम कौन है बेटा? ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम। SO3 की बात करें, देखो मैं बॉन्ड दिखा रहा हूं, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को आप खुद मैनेज करिए। आप में से कुछ लोगों का सवाल यह भी होगा, सर ऑक्सीजन की आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पर तो 2 ही शेयरिंग हुई है, तो बाकी के क्या फर्क पड़ता है बेटा? बाकी के इलेक्ट्रॉन को एज अ लोन पेयर रख लो ना, 6 हो गए देखो। और यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का बॉन्डिंग में आएगा तो बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर लोन पेयर होंगे, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लो उसे। तो बात समझ आ रही है? तो मैं अगेन बोल रहा हूं, सिर्फ मैं क्या करूंगा, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगा। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को आपको रखना है। सल्फर ट्राइऑक्साइड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। H2O2, HOOH, यहां पर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, ऐसे ऑक्सीजन को पेरोक्साइड बोलते हैं। O बॉन्ड O वाले ऑक्सीजन जब भी आएंगे, दैट टाइप ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज पेरोक्साइड। SO2Cl2, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड दोनों तरफ क्लोरीन आएंगे, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO2Cl2। H2CO3, H2CO3 में कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है बेटा। तो पहले तो कार्बन डबल बॉन्ड O आता है, फिर OH एंड OH आता है। तो देखो क्या हो गया, H2 हो गया, CO3 हो गया, दिख रहा है। H2SO4, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 टाइम्स एंड 2 OH। ये स्ट्रक्चर में आपको लिख के बता रहा हूं, रीजन इसकी जरूरत है हमें। स्ट्रक्चर आगे जाके, ये चैप्टर तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं आप लोगों को, आगे जाके कुछ नई नई टर्म पढ़ोगे, उसमें एक हाइब्रिडाइजेशन टर्म पढ़ोगे। जब स्ट्रक्चर पता है तो किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना आसान हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर पता करना बहुत जरूरी है। HPO3 2 माइनस, देखो 2 माइनस है, दैट मीन्स ये कंपाउंड जो था उसने 2 आयन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आयन में कन्वर्ट हुआ है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? हाइड्रोजन, फास्फोरस की ऑक्सीजन। तो सिंपल सा लॉजिक याद रखिए, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर होगी वही ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो कौन करेगा? ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड यहां पर हमारे पास क्या है बेटा? डबल बॉन्ड O एंड यहां पर है H, तो ऐसा कंपाउंड ये बनेगा HPO3 2 माइनस, -1 -2। समझ में आ रहा है कि नहीं? HPO3 2 माइनस। अब PO4 3 माइनस आ रहा है। PO4 3 माइनस में फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन 4 है, 3 ऑक्सीजन, तो तीनों ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाले होंगे। ये ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने डबल बॉन्ड बना लिया, तो गेन करने की कोई जरूरत नहीं। H, यहां पर H4P2O7 आएगा, H4P2O7। H4P2O7 में क्या होता है? फास्फोरस एंड फास्फोरस, OH 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 OH,
देखो हाइड्रोजन कितने यूज कर लिए हम लोगों ने, 4 हाइड्रोजन यूज कर लिए। ऑक्सीजन कितने यूज करें, 4 है कितने, 7, तो ये 5th, ये 6th और ये दोनों फास्फोरस के बीच में एक आएगा, दैट इज 7। याद रखना है H4P2O7 का स्ट्रक्चर। N2O का स्ट्रक्चर कैसा होगा, N2O में क्या होता है, N2O में 2 नाइट्रोजन होते हैं बेटा, दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ एक नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के होते हैं जो डोनेट करता है किसे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 2 आएंगे, ऑक्टेट इसकी कंप्लीट हो जाएगी। N2O3 को देखो तो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एडक्ट भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। N2O4, N2O4 में अगेन N, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन 4 है तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, यहां पर भी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगी, तो ये हो गया N2O4। बात समझ आ रही है। अब C2H5OH दैट इज इथेनॉल, इथेनॉल बोलते हैं इसे, कार्बन कार्बन OH। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी बेटा, 4, जिसमें से यहां पर एक बॉन्ड बनाया तो बाकी के 3 हाइड्रोजन के साथ आएंगे बॉन्ड, यहां पर 2 बॉन्ड बन गए तो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड आएगा, दिस इज C2H5OH इथेनॉल। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिए हैं। अब आपका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को मैनेज करिए। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहां पर ड्रॉ करके दिखाए हैं, सारे स्ट्रक्चर में सभी एटम के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन लिखिए, जरूरत के हिसाब से, बॉन्डिंग तो पता ही है, जरूरत के हिसाब से उसकी शेयरिंग करवाइए। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और भी है तो उसे एज अ लोन पेयर कंसीडर करिए, उसे एज अ लोन पेयर कंसीडर करके आगे बढ़िए। ओके, चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग 3 सवाल करते हैं। बोर्ड के ऊपर 3 सवाल लिखे हैं मैंने, तीनों को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन को चेक करेंगे। हो गया, चलिए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं बेटा। सबसे पहला सवाल जरा गौर से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्ट एज बोथ लेविस एसिड एंड लेविस बेस, दोनों की तरह वर्क कर रहा है। अब बेटा ध्यान रखो, लेविस एसिड कौन हो सकता है, याद करो मैंने बताया था वैकेंट ऑर्बिटल है तभी वो लेविस एसिड की तरह वर्क कर सकता है। लेविस बेस कौन हो सकता है, जिसके पास लोन पेयर है वो लेविस बेस की तरह वर्क कर सकता है। तो यहां पर हम लोगों को सेंट्रल एटम के बारे में देखना होगा, और सेंट्रल एटम में कितने ऐसे हैं जिनके पास लोन पेयर है। लोन पेयर है तो वो डोनेट करके लेविस बेस हो सकता है, वैकेंट ऑर्बिटल होगी तो लेविस एसिड हो सकता है। हमको तो ये देखना है कि ये चारों में से कौन ऐसा है जो दोनों की तरह वर्क नहीं कर सकता, लेविस एसिड एंड लेविस बेस दोनों की तरह वर्क नहीं कर सकता। SO3 देखो कभी कभी हम ये नॉट एक्ट लिखा है, नहीं वर्क कर सकता, वो देखना है हम लोगों को। ओके, चले SO3 पहले तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। 2 है तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, O- एंड O- लिखो, ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और एक डबल बॉन्ड O होगा, ये SO3 का स्ट्रक्चर। सल्फर कौन से नंबर का एलिमेंट है, 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो क्या होगी, नियोन आएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन, 3s2 एंड 3p4। यहां पर 3d ऑर्बिटल होगी क्योंकि थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या थर्ड शेल के अंदर s p एंड d तीनों ऑर्बिटल होती है, लेकिन ये d के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम बिंदास बोल सकते हैं कि ये वैकेंट ऑर्बिटल है। यदि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या मैं बोल सकता कि ये वैकेंट है, बिल्कुल बोल सकता वैकेंट है। क्यों, क्योंकि d के पास कितने बॉक्स है बेटा, मींस कितनी ऑर्बिटल है, 5। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाते तब भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल एम्प्टी रहती कि नहीं रहती, समझ में आ रहा। 4 कर लेता मैं तो यहां पर और एक आ जाता, 5th करता तब प्रॉब्लम होता। मुझे वैकेंट चाहिए तो मिनिमम एक भी वैकेंट होनी चाहिए, अभी तो 0 है तो पांचों की पांचों एम्प्टी है।
समझ में आया? चलिए, तो एक तो काम हो गया कि वैकेंट है, और वैकेंट है तो ये एज अ लुईस एसिड काम कर सकता है, तो ये लुईस एसिड की तरह तो काम कर ही सकता है। वैकेंट ऑर्बिटल वाला कोई भी लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकता है। सल्फर की आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड इसने बनाए 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, एक लोन पेयर बची है, और लोन पेयर बची है तो ये लुईस बेस की तरह भी वर्क कर सकता है। तो ये तो लुईस एसिड भी हो सकता है, लुईस बेस भी हो सकता है। SO4 2-, SO4 2- में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आता है। अब अगेन सल्फर है बेटा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सल्फर की d ऑर्बिटल वैकेंट ही है, और वैकेंट है तो लुईस एसिड की तरह तो ये भी वर्क कर सकता है। तो ये लुईस एसिड तो है ही, सल्फर है, देखो ये तीनों में मिडल या सेंट्रल एटम सल्फर है। जब सेंट्रल एटम कॉमन है तो सब लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकते हैं। बट ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पर बॉन्डेड कितने? 6। सल्फर की आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें यूज कितने हो गए? 6। देखो अब 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो ये सल्फर के पास लोन पेयर नहीं है, और एब्सेंट ऑफ लोन पेयर, एब्सेंट ऑफ लोन पेयर, दैट मींस ये लुईस बेस नहीं हो सकता, तो नॉट एक्ट एज अ लुईस बेस। ये लुईस बेस नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा बी हो गया। बट बाकी के ऑप्शन चेक जरूर करते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बेटा कितने इलेक्ट्रॉन यूज करें? 4, तो एक लोन पेयर बची, लोन पेयर बची तो ये लुईस बेस, और वैकेंट ऑर्बिटल है तो लुईस एसिड तो है ही, तो 3D 0 है, इसलिए ये लुईस एसिड तो है ही, तो ये दोनों तरह वर्क कर सकता है। NO2-, NO2- का स्ट्रक्चर पता है क्या? NOO, यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर एक बॉन्ड आएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आएंगे, और इसके ऊपर लोन पेयर आएगा। अब नाइट्रोजन की आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बताओ मुझे। नाइट्रोजन की आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 1s2, 2s2, 2p3, तो ये p ऑर्बिटल जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसमें। लेकिन आपको ध्यान रखना है, भले वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एक तरफ से हुआ क्या? नाइट्रोजन डोनर हुआ, ऑक्सीजन एक्सेप्टर हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन एक्सेप्टर हुआ, नाइट्रोजन डोनर हुआ, और ये डोनर भी हो सकता है, तो ये लुईस बेस तो बन ही रहा है, और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ रहे हैं, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन एज अ लुईस एसिड भी काम कर रहा है, क्योंकि ये डोनर भी है एंड ये एक्सेप्टर भी है। बोलो बात समझ आ रही है? ऑक्सीजन लुईस एसिड की तरह वर्क कर रहा है, नाइट्रोजन लुईस बेस की तरह वर्क कर रहा है, तो NO2- भी लुईस एसिड लुईस बेस हो सकता है। ये एग्जाम्पल को याद रखना पड़ेगा, ये अलग टाइप का एग्जाम्पल है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, या एक आयन दूसरे आयन को यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर रहे। एक ही मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच में डोनेशन एंड एक्सेप्शन हो रहा है, एक्सेप्टर एंड डोनर एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम है, तो इसीलिए लुईस एसिड है, लोन पेयर की वजह से लुईस बेस तो है। तो आंसर हमारा SO4 2- आ गया बेटा, ध्यान रखना। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज अ लुईस एसिड, इसमें से लुईस एसिड कौन नहीं है? कैन नॉट एक्ट। देखो तुरंत देख के ही पता चलता है, कैसे? याद करो, मैंने बताया था कि लुईस एसिड होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, तो नेगेटिव आयन कभी भी लुईस एसिड नहीं होता, तो आंसर इज नेगेटिव आयन, OH-, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होगी बेटा, एंड लोन पेयर होगी तो डोनर है, एक्सेप्टर नहीं है। ये सवाल आप लोग P ब्लॉक में अगेन पढ़ोगे।
जब हम पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली बोलते हैं जिसे, उसमें ये सवाल वापिस आएगा, लेकिन अभी जरूरत है तो मैं कवर कर लेता हूं। H3BO3, H3BO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है H3BO3। तो बोरॉन के पास OH कितने हैं 3, तो ये बेस तो है नहीं फिर भी, क्योंकि नेम ही देखो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड है। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड देखे थे, उसमें आपको पता है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना है कि बॉन्ड यहां से ब्रेक होकर ये प्लस बन सकता है, यहां से ब्रेक होकर ये भी प्लस बन सकता है, यहां से ब्रेक होकर ये भी प्लस बन सकता है। तो यहां पर ये बोरिक एसिड कितने H+ रिलीज कर सकता है बताओ मुझे? 3 H+ को ये रिलीज कर सकता है। अब ये यदि 3 H+ रिलीज करे तो ये ट्राई बेसिक एसिड होना चाहिए, पता है नंबर ऑफ H+ जितने भी रिलीज होंगे उतने बेसिक एसिड से बोलते हैं। तो H3BO3 boric acid having a 3OH group, apart from that it is a monobasic acid। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का मजा ही यहां पर है कि H3BO3 के पास 3 OH ग्रुप होते हुए भी ये है क्या? मोनोबेसिक एसिड है। तो सवाल यहां पर ये उठता है कि मोनोबेसिक एसिड क्यों है? मोनोबेसिक एसिड है किसके लिए? तो ये 3 H+ यहां से रिलीज नहीं होते हैं। रीजन ये है कि जैसे ही हम इसको पानी में डालते हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होती है बेटा, पता है आपको। अब बोरॉन कौन से नंबर का एलिमेंट? 5th नंबर का। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो यहां पर 3 बॉन्ड उसने बना लिए, देख सकते हो आप। तो यहां पर बोरॉन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, मींस ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अब H3BO3 बोरिक एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बिहेव एज अ लुईस एसिड। लेविस एसिड बोलो, लुईस एसिड बोलो, और ये वर्क करेगा एज अ लुईस बेस, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर, ये इसको डोनेट करेंगे। अब जब बॉन्डिंग होगी तो बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होगी, O बॉन्ड H बोरॉन, O बॉन्ड H, O बॉन्ड H, एंड यहां पर वाटर है, तो ऑक्सीजन यहां पर बॉन्डिंग हो गई H एंड H। ऑक्सीजन के पास अब लोन पेयर है, लेकिन एक ही लोन पेयर है, एक लोन पेयर तो उसने बॉन्ड में यूज कर लिया। ये ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, जबकि यहां पर 3 बॉन्ड है, तो ये प्लस चार्ज करेगा और ये अनस्टेबल कंपाउंड माना जाएगा। ये अनस्टेबल कंपाउंड तुरंत स्टेबल होने का ट्राई करेगा। अब ऑक्सीजन की वजह से यहां पर अनस्टेबिलिटी है, क्योंकि ऑक्सीजन ने बॉन्ड कितने बनाए? 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी बोलती है कि वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, तो यहां पर इजीली 2 यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन कितने फ्री होंगे बेटा? इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, ये हाइड्रोजन एज अ H+ रिलीज हो गया। तो यहां पर हाइड्रोजन एज अ H+ रिलीज हो गया, और ये एज अ H+ रिलीज होने के बाद क्या बच गया है यहां पर? बोरॉन के पास एक OH, इस तरफ दूसरा OH, इस तरफ तीसरा OH, इस तरफ चौथा OH। तो यहां पर एक ही H+ रिलीज हो रहा है, 3 H दिखते हैं बट एक ही H+ रिलीज हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? मोनोबेसिक एसिड है। दूसरी चीज आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक H+ रिलीज कर रहा है, या फिर एक OH को गेन कर रहा है। बोरॉन एक OH को गेन करता है, उसके लिए भी उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोनोबेसिक एसिड बोल सकते हैं। या एक H+ ये रिलीज कर रहा है, इसीलिए भी इसको हम लोग मोनोबेसिक एसिड बोल सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं? तो यहां पर मैंने 3 सवाल करवाए। आई थिंक ये तीनों सवाल जबरदस्त है, इंपॉर्टेंट है, और इसमें इसे नोट करके भी लिखना। ये सवाल कई बार पूछा गया है।
Why H3BO3 is a monobasic acid? Apart from that, it having a 3 OH group. Apart from that, why it is a monobasic acid? तो याद रखना ये एक H+ रिलीज करता है या फिर ऑप्शन हो सकता है एक OH को गेन करता है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ तक लेक्चर को रखते हैं। अब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से, जो इंपॉर्टेंट थियरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। ये चैप्टर ही इतना मजेदार है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मेरी बात पे भरोसा रखना बेटा। ये चैप्टर में यदि आपको समझ में आ रहा है सारे पॉइंट और अच्छे से याद किया तो इस चैप्टर से 4 सवाल तो आपको नीट और जेडबल में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस।